हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत से खबरों को गहराई तक समझाने के लिए कुछ जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं। अभी चीन और नेपाल एक बड़ा इशू बने हुए हैं। नेपाल का इस वक्त इसलिए दबा हुआ है कि चीन के साथ एलएसी पर हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं और मामला काफी गर्म है। लेकिन ये बात कई बार सामने आ चुकी है कि पड़ोसी देशों से ताल्लुकात हमारे दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। इसके अलावा जो देश के अंदर बांटने की राजनीति होती रही है, वो आप सबके सामने है। ये एक बहुत ही अहम बात है कि दुश्मन को अगर ये पता हो कि अंदर लोग बटे हुए हैं, तो उसका काम आसान हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। जब दुश्मन के सामने टक्कर लेने की बात होती है, तो पूरा देश सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ होता है और वो होना भी चाहिए। अभी जो खास बात है समझने की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं नागपुर से अविनाश काकड़े जी। आप अध्यक्ष हैं किसान सेवा संघ के और मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के सामने अब से पहले भी कई बार बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बातें करते आए हैं और आंकड़ों के साथ अपनी बात रखते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। आप गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले हैं और पूरे समाज को एक साथ जोड़ करके चलाने की बात करते हैं, किसानों के लिए खास तौर पर काम करते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये आखिर चीन और नेपाल और ये बार बार हमारी आपकी बात होनी थी अब से पहले, जो हमने सोचा था किसानों के मसले हल कैसे हों, लेकिन अब ये उससे भी बड़ी बात सामने आ गई है। देश के सामने एक बड़ा चैलेंज है। आप कैसे देखते हैं इसको? नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल क्या होता है कि चीन, नेपाल, पाकिस्तान पे बोलना मतलब देशद्रोह करना है। हमारे नीतियों पर बोलना, हमारे राज्यकर्ताओं पर बोलना, देश के होने वाले नुकसान पर बोलना, ये मतलब देशद्रोह हो गया। क्योंकि इनको ये संघ के जो बराती घोड़े हैं, इनको देश, राष्ट्र और सरकार और जनता और संविधान इसका मतलब ही नहीं समझता। ये एक दूसरे के साथ घालमेल करते हैं अपने फायदे के लिए। इनको ये समझता खुद को जरूर है, मगर ये पब्लिक को समझने नहीं देना चाहते। तो ये जो बारात के घोड़े हैं, इनको एक बात ऐसी समझ में आ गई कि ये हमारी सार्क जो थी, ये सार्क अंग्रेजों ने बना के दी थी हमको, और ये कांग्रेसियों ने गलत तरीके से बनाई थी। ये पहला आक्षेप था उनका। जैसा प्लानिंग कमीशन जो हमारा था, वो प्लानिंग कमीशन का अभी जो नीति आयोग किया है, और नीति आयोग करके उसकी जो दुर्गति की है, वही इन्होंने सार्क की दुर्गति की है बमस्टेक के नाम से। जो बमस्टेक इन्होंने अल्टरनेट संगठन बनाया है, उसका परिणाम है कि ये सारा का सारा जो अपना एरिया है वो अशांत हुए जा रहा है। अब अपने यहाँ जो होता है, कोई भी संबंध हो सर, द्विराष्ट्रीय संबंध हो, द्विपक्षीय संबंध हो, दो आदमी के संबंध हो, एक तो फायदे कर या भय पर आधारित होते हैं। वर्तमान के जो संबंध है कि हम हर एक राष्ट्र अपना फायदा देखता है, हर एक व्यक्ति अपना फायदा देखता है, और वो देखना भी चाहिए उनको। तो जब तक आप उनको उनका फायदा नहीं दिखाओगे, जब तक आप उनको भय उनको क्या है और उसका भय से हम रक्षा कैसी कर सकते हैं, या आप हमसे भयभीत क्यों रहोगे, ये नहीं बता सकते, संबंध कभी सुधरते नहीं है और कभी बिगड़ते नहीं है। इन्होंने इनके सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की है, तो ये आसपास के सारे जो राष्ट्र है, सारे जो देश है, वो भयभीत हो गए। वो भयभीत इसलिए हो गए कि आपको मैं बता देता हूं कि लंका में 70% बौद्ध लोग रहते हैं, मगर उन्होंने उनके राष्ट्र में लोकशाहीवादी समाजवादी गणराज्य को एक्सेप्ट किया है। म्यांमार में 88% बौद्ध है, मगर उन्होंने रिपब्लिक बनाया अपना देश। नेपाल में 81% हिंदू है, मगर उन्होंने फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया।
पाक ने 96% मुसलमान जो है उन्होंने इस्लामिक राज्य बनाया, उनकी हालत आप देख रहे हो क्या हालत है। बांग्लादेश ने भी अपने को कोई इस्लामिक गणराज्य घोषित नहीं किया। तो ये जो अपने आसपास में डेमोक्रेसी की जो बयार बह रही है, धर्माधिष्ठित राज्य वो नहीं चाहते हैं, ये सारे देश भयभीत हो गए हैं कि यहाँ अगर हिंदू राष्ट्र बनाने का ये प्रयास करेंगे तो फिर हमारे ऊपर क्या होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो यहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, यहाँ के जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं, इनके ऊपर अत्याचार बढ़ेंगे और फिर ये भाग के हमारे देशों में आएंगे, ये अपनी जान बचाने के लिए कुछ उथल पुथल करेंगे तो उसका सबका परिणाम हमारे ऊपर होगा। तो उन्होंने अपनी थॉट प्रोसेस में रीथिंक करना शुरू कर दिया है। ये हमारा जो घोड़े की बारात के जो घोड़े हैं ना, हमारे ये संघी बारात के घोड़े जो ब्लिंड्स पहने हुए रहते हैं, इनको दुनिया 90 डिग्री में दिखाई देती है। एक्चुअल दुनिया 360 डिग्री में है, 360 डिग्री में दुनिया है और ये खाली 90 डिग्री से दुनिया देखते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने से हमारा सब समस्या हल हो जाएगी। तो ये समस्या हल होने की बजाय इनकी सोच की कमी की वजह से ये समस्या बढ़ती जा रही है चारों तरफ। अब आपको बता देता हूं कि जब सत्ताधारी युद्धखोर हो जाते हैं, सत्ताधारियों को जिहाद चाहिए होता है, सत्ताधारियों को वर्चस्व चाहिए होता है, तो वो ऐसे बात के लिए जाति, धर्म, भाषा, ऐसे जो बनावटी मुद्दे होते हैं उसको उभारते हैं, इसको बड़ा करते हैं ऐसे मुद्दों को, क्योंकि उस मुद्दों में कुछ देना तो पड़ता नहीं है। और ऐसे जब अशांत हो जाता है तो अनार्की आती है, उस देश में अनार्की आती है और अनार्की को कुचलने के लिए हमको युद्ध सामग्री खरीदनी पड़ती है। क्योंकि हम युद्ध सामग्री तो हमने मेक इन इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया कर दिया, हमने डिफेंस सेक्टर में 85% कोरोना के जमाने में एफडीआई दे दिया। मतलब अब मिसाइल बनाएंगे हम कोरोना से लड़ने के लिए, इतना हमारा विकास हो गया है। और जहां एफडीआई की बात भी किया था कांग्रेसियों ने, तो ये डिफेंस में आप बाहर के कंपनियों को घुसा के हमारे देश का सीक्रेट बेच रहे हो, ऐसा बोलने वाले ये लोग आज के तारीख में 85% डिफेंस में एफडीआई दे चुके हैं। तो ये जब युद्धखोर हो जाता है, यहाँ कोई भी राज्यकर्ता जब युद्धखोर हो जाता है तो आसपास के लोग भयभीत होते हैं। और युद्धखोरों के साथ में जो कुछ होता है वो सब अब होता है हमारे देश के साथ होने जा रहा है। जैसे युद्धखोर देश कौन कौन है, तो एक है जर्मन था, इजराइल है, उसके बाद में कोरिया है, चीन है। इनके किसी के साथ संबंध है क्या अच्छे? आप देख लीजिए, किसी के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं है। सबके साथ में इनके संबंध झंझट वाले ही संबंध है। 27-28 देश है चाइना के आसपास, सब उससे लड़ने के लिए आतुर होते हैं। जिस कोरिया का पड़ोसी, उसका सहोदर, एक माँ के दो बेटे, दूसरे के साथ कैसे संबंध है आप देख सकते हो। इजराइल के संबंध आपके आसपास के, उनके आसपास के सारे देशों से कैसे है ये देख लीजिए। तो युद्धखोरी ये किसी बात का समाधान नहीं हो सकता। आप चाहे कितनी लड़ाई लड़ लो, मगर अगर मानवीय जीवन आपको टिका के रखना है, उसको स्थिर रखना है, तो आपको टेबल पे आके ही बात करनी पड़ती है। दुनिया का सबसे बड़ा जो आतंकवादी हमला होता है वो भी शांतिपूर्ण संबोधनों से, शांतिपूर्ण प्रबोधन से ही पैदा किया जाता है। इसी टावर पर टकराने वाले जो आईएसआईएस के जो ये जिहादी थे, उनको कोई गन पॉइंट पे रख के उस पर नहीं टकराया था, उनका भी प्रबोधन किया गया था। तो प्रबोधन में और बातचीत में भारत बहुत कमजोर पड़ रहा है, एक बात। दूसरी, हमारी जो संस्था थी, परंपरागत जो संस्थाएं थी हमारी, तो वो संस्था तोड़ने का काम इन्होंने करना शुरू कर दिया है। जितनी हमारी संस्था थी जो डेमोक्रेसी को मजबूत करती है, ऐसी संस्था को इन्होंने तहस नहस करने का काम किया। उसमें से एक संस्था ये भी थी, सार्क भी एक संस्था थी जो आश्वस्त करती थी छोटे देशों को, आसपास के पड़ोसियों को आश्वस्त करती थी कि भाई हम आपसे युद्ध नहीं चाहते, हम भाईचारा चाहते हैं, हम आपके बड़े हैं तो हम आपका पालन पोषण भी करेंगे और रक्षा भी करेंगे। ये जब टूटना शुरू हुआ और इन्होंने जो आगे मैं बताऊंगा कि बिम्स्टेक का क्या परिणाम हुआ, एक एक अपन देखते हैं कि कुलवान घाटी पर चाइना आया। आपने देखा होगा कि कुलवान घाटी पर चाइना आया, रक्षा मंत्री हमारे कहते हैं राजनाथ सिंह जी, हाँ वो घुसे हैं, उनके हजारों सैनिक उस एरिया में जमावड़ा हो गया और वो हमारे एरिया में घुस रहे हैं। हमारे 20 सैनिक मारे गए, पहली न्यूज थी 3 मारे गए, बाद में न्यूज आई 20 मारे गए।
और फिर पता चला 17 को पकड़ के ले गए और उनको छोड़ दिया। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय आते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारे तो किसी चौकी पर उनका कब्जा नहीं है और वो तो आए ही नहीं। तो क्या भाई, हमारे जो सैनिक थे वो आत्महत्या करने के लिए गए थे वहां? उन्होंने क्या खुद होके खुदकुशी कर ली? किस बात के लिए? और पकड़ के जो ले गए थे वो खुद ही बोल दिए थे कि हमको पकड़ के ले जाओ, कोई बात नहीं है, हम आना चाहते हैं आपके साथ में, यहाँ के खाने पीने को हमको यानी कमी हो रही है, तो आप हमको खाना पीना खिलाओ, 10-15 दिन 8-2-4 दिन रखो और मेहमान नवाजी करके वापस आ जाओ। तो क्या चाइना के साथ वो मेहमान नवाजी करने के लिए गए थे? ये जो बात चल रही है, तो राजनाथ सिंह जी अलग बोलते हैं, विदेश मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और अपना जो अपने प्रधानमंत्री महोदय है वो आके बोलते हैं कि हमारे ऊपर कोई कब्जा नहीं हुआ। और इसका फायदा कौन लेता है? शी जिनपिंग लेते हैं। और वो इनका भाषण जो होता है वो अपने इसमें ट्वीट करके बोलते हैं कि देखो, हमने तो कोई आक्रमण नहीं किया, हमने तो कभी इंडिया की जमीन पर कब्जा नहीं किया। आज के तारीख में भी जो वहां के सोल्जर लड़ रहे थे, जो घायल सोल्जर वापस आए हैं, उनके रिश्तेदार, उनके चाहने वाले, उनके बोलने वाले आके बोल रहे हैं वीडियो पे, सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर अंदर चाइना घुस चुका है, उन्होंने हमारे साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया। हमने जो जैसा ये बोल रहे हैं कि एक ट्रीटी होती है कि हम वहां ये नहीं लेके जाएंगे, हथियार लेके नहीं जाएंगे, तो ट्रीटी शांतता काल में होती है। जब वहां वो घुस रहे थे उस वक्त नहीं ट्रीटी होती है, और वो सोल्जर के वहां के अधिकारी को अधिकार होता है कि आप आपके हथियारों के साथ में, लाओ लश्कर के साथ में वहां जाओ। तो हमारे जब सैनिक बिना हथियार के क्यों गए, ये किसी ने पूछा तो ये बोलते हैं कि ये देशद्रोही है, ये चाइना की तरफ से बोल रहे हैं। अरे भैया, देशद्रोही और देशभक्त के सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दो, सुधर जाओ। क्योंकि नहीं सुधरोगे तो जैसे गांधी हत्या के बाद में आपको गांव-गांव से पीट के भगाया था संघियों को, वैसे अगर ये ऐसा कुछ हो गया, खुदा न खास्ता, तो शहरों में भी आप रहने के काबिल नहीं रहोगे। आप तो रसूखदार लोग सुरक्षा प्राप्त कर लोगे या भाग जाओगे यहाँ से, मगर यहाँ का जो गरीब ब्राह्मण है, गरीब ठाकुर है, गरीब गुरबा लोग है, वो इसके पचड़े में आ जाएंगे और उनको बहुत यानी खतरा हो जाएगा। तो ये समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये रसूखदार लोगों का अलग क्लास बन चुका है। 1% लोगों का एक जो क्लास बन चुका है, वो देश को पूरा हथियाना चाहता है, देश को लूटना चाहता है और उसके माध्यम से अपनी संपदा बढ़ाना चाहता है। ये इनकी पॉलिसी है। आपको एक एक देश के बारे में बताता हूं कि बांग्लादेश क्यों रुष्ट हुआ हमसे, क्योंकि वो बार बार हम चिल्ला रहे थे, हमारे राज्यकर्ता, दूसरे विरोधी पार्टी चिल्लाए तो कुछ नहीं होता, मगर सत्ताधीश अगर चिल्लाए कि हमारे यहाँ करोड़ों बांग्लादेशी घुसा है, करोड़ों बांग्लादेशी घुसा है, उसने 1 मिनट में बोल दिया, एक भी बांग्लादेशी हमारा होगा तो आप भेज दीजिए, हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। फिर बोलती बंद हो गई। क्यों नहीं भेजे भाई? उन्होंने जब बोला कि बांग्लादेशी एक भी होगा तो हमारे पास भेज दीजिए, हम एक्सेप्ट करने को तैयार है। जैसा ही बांग्लादेश को लगा कि एनआरसी का यहाँ लफड़ा बढ़ रहा है और एनआरसी में ये जो कम्युनल हार्मोनी बिगाड़ने वाले हैं, उससे हिंदू मुसलमान अगर राइट हो गए तो ये सरकार वो संभालने के लिए सक्षम नहीं है। और जब ये सरकार संभालेगी नहीं तो जैसा बांग्लादेश वॉर के तरफ मुस्लिम हमारे देश में आ गए थे दौड़ के जान बचाने के लिए, वैसे यहाँ के मुसलमान हमारे यहाँ आ जाएंगे और फिर हमारे देश में अशांति पैदा होगी। हमारा देश इसको संभालने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस अपने बड़ा किया है। गारमेंट बिजनेस में अपने टेरिटरी में नंबर 1 पर आज बांग्लादेश चल रहा है। जो कभी गारमेंट में पाकिस्तान और हिंदुस्तान हुआ करता था, भारत हुआ करता था, वो अब नहीं है, अब बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट कर गया। तो उसके लिए चाइना ने उसको शस्त्र भी दिया और कर्जा भी दिया। वो हमसे मांगते मांगते थक गए कि आप हमें मदद कीजिए, आप हमें मदद कीजिए। हम मंगोलिया को मदद कर रहे थे, हम रशिया में गांव बना रहे थे, उनके गांव के डेवलपमेंट के लिए मदद कर रहे थे, मगर हम बांग्लादेश को कुछ नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमको जो नेहरू जी ने बनाई हुई संस्था थी, निर्गुट सम्मेलन था, उससे एलर्जी है ना, हमको तो उनसे एलर्जी है। तो उनके एलर्जी करते करते ये कब देश से एलर्जी करने लग गए और देश के शत्रु बन गए, इनको पता ही नहीं चला। और ये सारे के सारे आज जो काम कर रहे हैं वो देश के शत्रुत्व के काम कर रहे हैं, देश की जनता के साथ में शत्रुत्व निभाने के काम कर रहे हैं। इनको इससे अभी भी उभरने का वक्त है, उभर जाए। नहीं उभरेंगे तो ये देश में बहुत बुरी स्थिति आएगी। हमारा चाइना के साथ में आपको याद होगा 62 में एक युद्ध हुआ था। उन्होंने हमारे ऊपर पहले हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे और नेहरू जी ने उनको पंचशील के माध्यम से विश्वास रखा
और वो विश्वास का उन्होंने विश्वासघात किया था। उस वक्त चाइना की जो स्ट्रेंथ थी, सैनिकों की स्ट्रेंथ थी, वो 35 लाख थी, और भारत जस्ट आज़ाद होके उसने स्ट्रेंथ बढ़ा के 3.5 लाख तक की थी। मतलब 10 गुना हमसे ज़्यादा चाइना की स्ट्रेंथ हो गई थी। और उस वक्त भारत युद्ध हार गया था। हमारे लोगों के पास में प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, कुछ नहीं था, हमारे पास में जो साधन सामग्री होना चाहिए था वो नहीं थी, और युद्ध हार गए। उसका इतना सदमा नेहरू जी को लगा कि वो 2 साल के अंदर ही उनको हार्ट अटैक से चले गए। 2 साल नेहरू कोमा में रहे, जैसे रहे कि हार कैसे गया और मेरा इतना विश्वासघात कैसे हुआ। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाने की बात की थी, और नेहरू डेमोक्रेटिक जो आदमी थे, उन्होंने तुरंत सेशन बुला के और वहां अपनी बात कि मेरे से क्या गलतियां हुई, किस तरीके से गलतियां हुई, ये बताने का काम किया था। क्या आदरणीय मोदी जी, जो आज ही बोल चुके, चाइना को क्लीन चिट दे चुके कि चाइना ने कुछ नहीं किया, अपनी गलती कहाँ हुई है। सोल्जर झूठ बोल रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी झूठ बोल रहे हैं कि जो हमारे सैनिक मारे गए उनके लोग झूठ बोल रहे हैं। इस पे कौन सच है और कौन सही है, पार्लियामेंट सेशन बुला के बताएंगे, या खाली बात करेंगे डेमोक्रेसी की, या खाली बात करेंगे गांधी की। बाहर जाओगे तो गांधी को और बुद्ध को लेके जाओगे, और यहाँ आओगे तो गोडसे को और वो गोलवलकर को और उसको बताओगे। वो जो बंच ऑफ थॉट्स है, और वी फाइंड आवर नेशनहुड, ये जो 2 ग्रंथ है आपके, कुरान और बाइबल, ये ग्रंथ को बंद करके रखिए। अगर इस देश को डेमोक्रेसी कायम रखना है तो इस ग्रंथों को बंद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो बराती घोड़े ये देश का भला नहीं कर सकते। उसके बाद में रोहिंग्या का सवाल था। वो रोहिंग्या के सवाल की वजह से बांग्लादेश डिस्टर्ब हो गया। उसमें हमने रोहिंग्या रोहिंग्या करते हुए करा दिए। हमारा गुजरात का मुख्यमंत्री रोहिंग्या चल सकता है हमको, मगर हमको गरीब रोहिंग्या अगर यहाँ आता है, शेल्टर मांगता है, तो नहीं चलता है। बांग्लादेश में गया तो उनको ये लगा कि ये इसी तरीके से ये देश को चलाना चाहते हैं। दूसरी, उसके बाद की बात है कि उन्होंने जो सार्क के सम्मेलन में, सार्क जो होता है, वो सार्क में उनकी जो उचित भागीदारी होनी चाहिए थी, उचित उनको समझना चाहिए था, वो हमने नहीं समझा। अब उसके बाद में देखते हम श्रीलंका। श्रीलंका क्या चाहता था? श्रीलंका चाहता था बिम्स्टेक का मुख्यालय उसके यहां हो जाए। हमने कहां किए? बंगाल के उपसागर में किए। अब वो बोलता है कि ये खाली आप पाकिस्तान से दुश्मनी निभाने के लिए करते हो, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश में वहां करते, श्रीलंका में करते, तो सारे मालदीव को भी फायदा होता, आपको भी फायदा होता, हमको भी फायदा होता है। जब आप बड़े भाई का रोल या पितृत्व का रोल अदा नहीं करते, जब आपका पड़ोसी छोटा भी क्यों ना हो विद्रोह करके उठता है। आपने देखा होगा घर टूटते हुए, घर इसलिए नहीं टूटते हैं कि भाई उसकी संपत्ति का बंटवारा उसको जब लगता है घर में किसी बेटे को कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा अब इसमें, जब वो घर टूटते हैं, तो जब उनको ये फीलिंग चला गया है कि हमको ये न्याय नहीं देने के काबिल है, ना ये काबिल न्याय देंगे, क्योंकि ये तो अपने देश में अपने लोगों पर अन्याय कर रहे हैं, तो ये हमको कैसे न्याय देंगे, ये जब भावना चली गई तो उसके बाद में जो होना था वो हो रहा है। अब उसमें उन्होंने जो बिम्स्टेक बनाया, वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल ऑपरेशन, ये क्यों नहीं बनाया वहां पर जो श्रीलंका चाहता था? क्योंकि हमने जब अपनी बैंक बनाए तो चाइना में मुख्यालय बना लिया, क्योंकि हम नहीं ले सके तो चाइना को हम दे सकते हैं, मगर हम श्रीलंका के साथ में समझपूर्वक बात नहीं कर सकते। 1 मार्च 2020 को जो सम्मेलन होने वाला था उसका हमने बहिष्कार किया, क्योंकि वो सम्मेलन पाकिस्तान में था। वो समारंभ पूर्वक वो जो वहां के एस्ला विरकुम थे, एस्ला विरकुम, जो वहां के अभी सार्क के मुखिया बन गए हैं, वो बनने का भी सम्मान उनको प्राप्त नहीं होने दिया, क्योंकि बिना सम्मेलन का उनको हैंडओवर किया गया चार्ज। तो ये जो बात है वो उनको दुखी नहीं करेगी क्या, कि जब हमारी सम्मान की बात आती है तो ये अपनी बात करते रहता है, हमारी बात कभी सुनता नहीं और हमारी बात करता नहीं है। जब चाइना वहां एयरपोर्ट बना रहा था, वहां पोर्ट बना रहा था, चाइना वहां अपना इकोनॉमिकली इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उस वक्त हम क्या कर रहे थे? उस वक्त हमने क्या किए? और ये जिस श्रीलंका ने, उसका नाम सिलोन था, इंदिरा जी के रिक्वेस्ट पर उसने अपना देश का नाम बदल दिया, उसने श्रीलंका बना दिया अपने को, सिलोन से श्रीलंका हो गया। वो देश के साथ तुम इस तरीके से बर्ताव करोगे, इस तरीके से उसको, उसके तरफ दुर्लक्ष करोगे, उसके तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो वो क्या करेगा? किस तरीके से करेगा?
उसके जब मन में आएगा कि ये पाकिस्तान की दुश्मनी निभाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, हमारा अपमान करने को तैयार है, हमको आर्थिक कोई पैकेज देने को तैयार नहीं है, हमको आर्थिक मदद करने को तैयार नहीं है, हमको महत्व देने को तैयार नहीं, उस वक्त फिर उसने चाइना को आमंत्रित किया और चाइना ने वो सब कुछ दिया जो उनको चाहिए था। अब उसका परिणाम जो होगा वो श्रीलंका भुगतेगा, मगर आज के तारीख में वो आपके साथ नहीं है, ये वास्तविकता है। दूसरा, आप नेपाल देख लीजिए। नेपाल में कोहालपुर बनबासा रोड बना था 210 किलोमीटर का 1980 में। वो ग्लोबल टेंडर हुआ था। ग्लोबल टेंडर में चाइना ने वो टेंडर अपने तरफ कर लिया था, लोएस्ट आया था तो चाइना ने कर लिया था। भारत के उस वक्त प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी जी, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। उस वक्त के वहां के किंग बीरेंद्र जो थे, उन्होंने बोला नथिंग डूइंग, जैसे राजीव जी बोलते वैसा ही होगा, हम किसी और की बात नहीं सुनेंगे, रास्ता नहीं बना तो चलेगा, जो कुछ होगा वो चलेगा, मगर हम भारत के साथ संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते। और उन्होंने ये बता दिया कि हमारे फॉरेन पॉलिसी जो होगी वो भारत संभालेगा। ऐसा नहीं, इस तरीके से हमको सारे अधिकार सौंपने वाला नेपाल, हमारे यहाँ कोई वीजा नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, ऐसा नेपाल। वो नेपाल में जब चेंजेस हो रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, देख लो। जब नेपाल में वहाँ झंझट चल रही थी, माओवादियों की झंझट चल रही थी, तो भारत ने उनको आमंत्रित किया एज ए पितृत्व, उन्होंने आमंत्रित किया। और वहाँ की राजनीतिक 8 पार्टियां यहाँ आई थी, सारी की सारी पार्टियां इंक्लूडिंग माओवादी, सारी पार्टियां हिंदुस्तान में आई। दिल्ली में बैठ के उन्होंने 12 पॉइंट प्रोग्राम पर समझौता किया। आप बात समझ सकते हो? जी जी जी, यहाँ की झंझट, उनकी 8 पार्टियों की झंझट समझौता करने के लिए कहाँ आए? वो दिल्ली में आए। और दिल्ली में उन्होंने भारत की छत्र छाया में एक 12 पॉइंट प्रोग्राम तय किया कि इसके बाद हमारा देश कैसे चलेगा। क्या संबंध है आपके नेपाल के साथ, ये देख लीजिए सर, संबंधों की इंटेंसिटी देख लीजिए कि कैसे संबंध थे। और वो संबंध हमने, जब दिल्ली पैक्ट साइन हुआ, उसको समर्थन दिया था यूएस ने और यूके ने, दोनों ने समर्थन दिया था। चाइना को उस वक्त डर था कि अगर हमने कुछ किया नेपाल में तो भारत के साथ में यूएस और यूके भी साथ में हैं, इसलिए चाइना वहां हरकत करने का प्रयास नहीं कर रहा था। मगर जैसे जैसे हमने ये समझाने का प्रयास किया है कि हम वो हिंदू राष्ट्र से बाहर निकल गए और हम फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो उन्होंने जो भुगतना था वो तो भुगत लिया था हिंदू राष्ट्र के परिणाम। तो उनको ये लगा कि ये क्या हो रहा है हमारे पड़ोसी देश में, तो वो फिर से आंदोलित हो गए। पूरे दुनिया में बयार बह रही है कि जो भी धर्माधिष्ठित राष्ट्र होंगे उसको धर्माधिष्ठित राष्ट्र से बाहर निकाल के फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक राष्ट्र बनाने की सब तरफ डिमांड हो रही है। सब लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं और हम उल्टी दिशा में बह रहे हैं। हम 5000 साल पहले का मनुस्मृति और वो कौन सा विधान लागू करना चाहते हैं। जो मुस्लिम देशों ने 1400 साल पहले का कुरान लागू करने का प्रयास किया, उस पाकिस्तान की हालत देख लो क्या है, ना घर के है ना घाट के है। तो हमको भी घर के ना घाट के रखने के लिए ये कहां से आ गई है संगी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, ये अभी भारत में उनको ये लगा, नेपाल का ये स्टेटमेंट है कि भारत अभी संस्कृति, सभ्यता और स्वतंत्रता की कदर नहीं करता। ये तो इनका नारा था, हिंदू संस्कृति, सभ्यता और क्या बोलते हैं उसको, स्वतंत्रता। हमारे धर्म में निहित है स्वतंत्रता, इनके कौन से धर्म में इनके निहित है? ब्राह्मणी धर्म में तो निहित नहीं है स्वतंत्रता कोई। हाँ, यहाँ का जो मूल नैसर्गिक धर्म था, नेचर वाला धर्म था, उसमें सबकी स्वतंत्रता निहित है, सबकी सुरक्षा निहित है। जब तक ये लगा नेपाल को कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, जब तक नेपाल ब्लाइंडली आपके साथ में था और वो साथ में रहता। अगर हम क्या कर रहे थे, वहां जाके त्रिपुंड लगा रहे थे, भस्म लगा रहे थे। भस्म लगाने से संबंध नहीं बनते। इनको कौन समझाएगा इन बराती घोड़ों को कि भस्म लगाने से संबंध नहीं समझते। व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं मगर राष्ट्र के संबंध, पड़ोसियों के संबंध ऐसे भस्म लगाने से या मंत्र जाप करने से नहीं सुधरते। वो गिव एंड टेक पॉलिसी होती है। अब हम चलते हैं मालदीव की तरफ। मालदीव में 2011 तक चाइना की एम्बेसी नहीं थी। आप समझ सकते तीव्रता कि 2011 इस देश में चाइना की एम्बेसी नहीं थी। उस मालदीव में 1965 से 2015 तक भारत के विरोध में कोई बात सुनना पसंद नहीं करते थे।
उनके यहाँ जब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उनके अंतर्गत झंझट में, तो हमारे अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय जी ने यूके और अमेरिका के कहने पर वहां सोल्जर नहीं भेजा, जबकि हमने 1988 में उनके फोन पर गुंडों ने वहां कुछ कब्जा कर लिया था उनके संस्थानों पर, तो उन्होंने फोन करके मदद मांगी थी भारत की, और भारत ने कुछ घंटे के अंदर वहां सोल्जर भेजा था। जो ऑपरेशन कैक्टस था, विदेश की धरती पर सबसे सफल ऑपरेशन हमने करके दिखाया था, और मालदीव को हमने बचा लिया था अनारकी आने से और वहां की तहस नहस होने से, व्यवस्था हमने बचाया था। उस व्यवस्था में हमने क्या किया कि उनको जब मदद चाहिए थी तो मोदी जी गोदड़ी पहन के सो रहे थे, उन्होंने अमेरिका और यूके की बात सुन ली, और फिर वहां सितंबर 2014 में सी जिनपिंग जाके सेटल करके आए। और फिर सी जिनपिंग ने क्या किया, तो 90% गुड्स को टैक्स फ्री कर दिया, फ्री ट्रेड का उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। अब वो आपके साथ क्यों रहेंगे भाई, और किस बात के लिए आपके साथ रहेंगे? तो हमने ऐसा कर करके एक एक पड़ोसी खो दिया हमारा, और एक एक पड़ोसी के साथ में अविश्वास पैदा किया। एक एक व्यक्ति, यहाँ तो देश में अविश्वास पैदा हो गया है, एक जाति का दूसरे जाति के बारे में, एक धर्म का दूसरे धर्म के बारे में, एक पार्टी का दूसरे पार्टी के बारे में, एक नेता का दूसरे नेता के बारे में। अंतर्गत देख लीजिए आप, जो पार्टी सत्ता में है बीजेपी, वो दो जो लोग हैं सर्वशक्तिमान गंगाधर, उनका अपने ही पार्टी के किसी नेता पर विश्वास नहीं है, और किसी नेता का उनके ऊपर अविश्वास दिखाने का हिम्मत नहीं है। ये इस तरीके से देश चलाओगे तो चाइना क्या, कोई भी आपके ऊपर चढ़ाई कर देगा और कोई भी आपको आंख दिखाएगा। ये जो इनका नारा था, ना आंख झुकाएंगे ना आंख दिखाएंगे, अब मुझे नहीं लगता है ये चाइना के वक्त 56 चाइना से तो सरेंडर कर गए भाई हमारे प्रधानमंत्री। और ऐसा बोला तो बहुत गुस्सा आता है हमारे जो भक्त है उनको, वो लगते है स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी है? 20 सैनिक मराने की स्ट्रैटेजी है? बिहार के सैनिक मराने की स्ट्रैटेजी है? कौन सी स्ट्रैटेजी है? 17 लोगों को वहां मेहमान नवाजी के लिए भेजना स्ट्रैटेजी है? क्या स्ट्रैटेजी है? ये बोलना स्ट्रैटेजी है क्या कि उन्होंने हमारे किसी मुल्क पर कब्जा नहीं किया, हमारी कोई जमीन नहीं किया? ये स्ट्रैटेजी हो सकती है क्या? ये माफी वीर सावरकर के ही साथ में चलेंगे, ये दूसरा काम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा काकड़े जी, आपने बहुत ही डिटेल से एक एक मुल्क के बारे में बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने बीच में बिल्कुल इंटरप्ट करने की कोशिश नहीं की ताकि आप अपनी बात पूरी कर लें। अब जो बात निकल के आ रही है वो ये कि क्या प्रधानमंत्री जी का बयान उसी शत्रुतापूर्ण वाला मामला है जो आपने बीच में कहा? क्या ये भूल है? आखिर क्या है जब रक्षा मंत्री अब मॉस्को में गए हुए हैं, उन्हें कैसे चीन की तरफ से जब ये कहा जाएगा कि आपके तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम वहां पहुंचे ही नहीं, तो हमारे रक्षा मंत्री के लिए कौन सी बात करने के लिए रह जाएगी? आखिर ये स्टेटमेंट, जैसा कि आपने अभी मालदीव के बारे में बताया कि अमेरिका और इंग्लैंड के कहने पर हमने अपनी कोई मदद नहीं भेजी, तो क्या अब भी किसी के कहने पर चीन का गुनाह माफ किया जा रहा है? आखिर क्या है ये? देखो आपको एक बात बता देता हूँ, ये बराती घोड़े हैं, ये युद्ध के काम नहीं आते। आप गलत जगह गलत लोगों को यूज करोगे तो ऐसा ही होगा। इनको समझ में ही नहीं आया, ना इनको फॉरेन पॉलिसी समझ में आती है, ना इनको इकोनॉमिकल पॉलिसी समझ में आती है, ना इनको सामाजिक पॉलिसी समझ में आती है। इनको कुछ समझ में नहीं आता सर। इनको इतना ही समझ में आता है कि अपनी आरएसएस की जो बांटो और राज करो वाली पॉलिसी, ये बोलते हैं ना अंग्रेजों ने बांटो और राज क्यों किया, उनको भी एडवाइस देने वाले यही लोग थे। बिल्कुल, ये इनकी पॉलिसी जो है इनको समझ में नहीं आती। आप बता दीजिए मुझे, ये कैसे लोग है, कैसे देशभक्त है कि ये गांधी को मारते और जिन्ना को क्लीन चिट देते हैं? आपने देखा कभी किसी संघियों को, किसी मुसंगी को मारते हुए? किसी मुसंगी को, किसी को संघी को मारते हुए देखा आपने कभी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि ये सब जो कट्टरपंथी होते हैं, एक ही यानी बाप की दो औलादे होती है। बल्कि अडवाणी जी तो जाकर के तारीफ भी करके आ गए थे जिन्ना की, कराची में जब गए। ऐसे करेंगे सब, एक दूसरे की तारीफ करेंगे, कभी ये दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। अटैक में मरेगा कौन? तो मोहम्मद काजमी मरेगा, अविनाश काकड़े मरेगा। क्योंकि हम लिबरल बात करते हैं, हम सब सुधार की बात करते हैं,
हम बेहतरी की बात करते हैं, हम समाज की बात करते हैं। आप इनकी वाणी में बोलने लग जाओ, हमको सांसद बनाने में और एमएलए बनाने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे, आप बोलने लग जाओ तुरंत। तो ये आपके व्यक्तिगत स्वार्थ में उनकी दलाली करने लग जाओ, तुरंत आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये दुर्भाग्य है कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनके पास में वो ताकत ही नहीं है समझने की। वर्ल्ड इकोनॉमी समझने की ताकत नहीं है, वर्ल्ड सोशियोलॉजी समझने की ताकत नहीं है, देश की रक्षा और सुरक्षा समझने की ताकत नहीं है। तो इनके जितने भी निर्णय होंगे ऐसे ही होंगे। इससे देश इस संकट से कैसे बाहर निकले? आखिर क्या क्या कोई रास्ता है? मुसलसल जिस तरह से एक के बाद एक नाकामी, बेरोजगारी अपनी जगह, अब घर कर चुकी, गुर्बत अपनी जगह, कारोबार सारा ठप का शुरू हुआ था मोनेटाइजेशन से, और अब जिस तरह से बगैर प्लानिंग के लॉकडाउन हुआ, पूरा देश एक तरह से तकलीफों में रिस रहा है, परेशान हाली से गुजर रहा है। ऐसे में चाइना आकर के कब्जा कर लेता है कुछ जगहों पर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कहीं कहीं 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर अंदर है। हमारे प्रधानमंत्री दूसरे किस्म की बात कर रहे हैं। जो सोल्जर 17 पकड़े गए थे, वो जो छूट के आए वो सोल्जर बता रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं, उनके वीडियो हाँ, मैंने डाला हूँ अपने इसमें। मैं तो नहीं कह रहा, ये कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। नहीं नहीं, आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जो फैक्ट्स आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, तो फिर आखिर ये एक तरफ तो समझ लीजिए कि घर में खाने को नहीं, और दूसरे बाहर से हमारे देश पर कब्जा करने की बात सामने आ रही है। तो ये मुसलसल बेइज्जत होने के लिए पूरे देश के लिए, ये आखिर इस बेइज्जती से कैसे निकला जाए, क्या हो? देखो, जो बेइज्जती करवा रहे हैं उनके बारे में प्रबोधन जरूरी है। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि कभी भी किसी भी संकट से उबरना है तो उसको शांतिपूर्वक सोच के उबरना पड़ेगा। विंस्टन चर्चिल ने जब सेकंड वर्ल्ड वॉर जीत लिया था, तो वहाँ के लोगों को ध्यान में आ गया कि युद्ध अच्छे लड़ सकते हैं, मगर ये समाज अर्थ नहीं समझते हैं, तो उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री बदल दिया था। देश को अगर डेमोक्रेसी समझना है तो ये देश के लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब समझाना पड़ेगा। अमेरिकन डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि जब वहाँ के एक काले व्यक्ति को गोरे पुलिस ने मार दिया, तो वो वर्ण भेद और रंग भेद के चक्कर में जो कुछ हुआ, उसमें जनता सड़क पर आ गई। कोरोना का भय छोड़ दिया सबको, क्योंकि विचार स्वतंत्रता, आचार स्वतंत्रता, स्वतंत्रता महत्व रखती है डेमोक्रेसी में। तो जनता सड़क पर आ गई। कर्फ्यू के बाद भी पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो थी, पुलिस वाले घुटने पर आ गए, और वहां का जो हमारा डोलांड मोदी था वो बंकर में चला गया। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी का मतलब हम जब तक नहीं समझेंगे, जब तक ये कुछ नहीं होगा। आपको पता है शाहीन बाग में जो ये हो रहा था, धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसको लंगर खिलाने वाला आदमी पर 20-20, 25-25 केसेस डाल देते हो आप। क्या ये केसेस कोर्ट में स्टैंड होगी? नहीं होगी। मगर जो भी आपकी बात करेगा, मुस्लिमों की बात करेगा, आपके विरोध की जो धारा है उसके लिए समर्थन की बात करेगा, आपके गलत निर्णयों के विरुद्ध में जो कुछ बात करेगा, उसको आप देशद्रोही घोषित करने में समय नहीं लगाओगे, कोर्ट में डाल दोगे, केस में डाल दोगे, उसको कहीं फंसा दोगे। ये देश चलाने का तरीका नहीं है। देश चलाने का तरीका वो होता है सर कि हर वक्त विचारधारा के विरोध में, गांधी के भी विरोध में बाबा साहब आंबेडकर रहे, और बाबा साहब आंबेडकर को सांसद बनाकर उस कायदा मंत्री बनाने का काम उसी गांधी ने और उसी नेहरू ने और सरदार पटेल ने किया, जिनके विरोध में बाबा साहब बोल रहे थे। क्योंकि जब देश बनाने की बात होती है, ये देश में क्या दुर्भाग्य हो गया मालूम नहीं, हमारे पहले नेता देश को निर्माण करने की बात करते थे, देश को निर्माण करते थे। अभी जो वर्तमान नेता है वो देश पे नियंत्रण की बात करते हैं। नियंत्रण गुलामों पे किया जाता है और आजाद लोगों का निर्माण किया जाता है। तो हमारे देश में निर्माण की प्रक्रिया इन संघी संघियों ने कम कर दी है, बंद कर दिए है, और नियंत्रण की बात होती रहती है। क्योंकि इनके जो गीता और कुरान है, 2 ग्रंथ है इनके, एक है बंच ऑफ थॉट्स और एक है दूसरा हिंदुइज्म पर एक आधारित ग्रंथ है। मैं याद आता तो बताता हूँ आपको। ये 2 ग्रंथ जो उनके बाइबल और कुरान और गीता है, उसमें ये उन्होंने बता दिया है, जता दिया है कि जब तक आपकी प्रजा को, यहाँ की प्रजा को हैंड टू माउथ नहीं करेंगे,
95% से ज़्यादा प्रजा जब तक हैंड टू माउथ नहीं होगी, हम हमारा एजेंडा नहीं लागू कर सकते। तो उस एजेंडे पर ये चल रहे हैं, उस एजेंडे से देश को बताना। और इनका एजेंडा नोटबंदी से शुरू हुआ था। नोटबंदी के वक्त जो अपर मिडिल क्लास था वो आज मिडिल क्लास हो गया है, जो मिडिल क्लास था वो गरीबी रेखा के आसपास पहुंच जाए है, और बाकी के लोग तो आज रास्ते पर भीख मांगने के लिए उतावले हैं या भूखे मरने के लिए अपने उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। हमारे यहाँ के चावल सैनिटाइजर बनाने के लिए यूज होते हैं, मगर गरीबों को बांटने के लिए पुलिस डंडे से पीटती है। ये हमारे देश का लोकतंत्र चल रहा है। हमको पेट में डालने के लिए चावल नहीं, सैनिटाइजर बनाने के लिए चावल देना है। और ये देश के सारे एमएसएमई जो छोटे उद्योगों को देने वाले हमारे यहाँ के गड्ढेकरी जो है, जिन्होंने पर्यावरण की बात करते तो मुझे हंसी आती है उस गड्ढेकरी की, कि जिसने नागपुर का टेम्परेचर 50-50 जाता था धूप के समय में, गर्मी के समय में, वहां सीमेंट के रास्ते बनाकर वाटर पर्कुलेशन बंद कर दिया और यहाँ का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा दिया। मतलब ये तुम पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हो कि पर्यावरण का नाश कर रहे हो? ये कुछ नहीं। सीमेंट के रास्ते के हर बैग के पीछे पैसा मिलता है, किसको मिलता है ये आपको पता है। तो ये पहले आते वक्त ही यही धंधा प्रोविजन करते हैं कि हमको मुर्दे घाट पर जब मुर्दा जलाया जाता है तो वहां एक ही आदमी पैसे की बार्गेनिंग करता है, जो होता है वहां कर्मकांड करता है। उस कम्युनिटी को जब राज दिया जाता है तो ये आपके मौत का भी सौदा ही करेंगे, दूसरा कुछ कर नहीं सकते। जी काकड़े साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। 2-3 चीजें खास तौर पे जो नतीजे के तौर पर मैं सिर्फ अपने देखने वालों को बताना चाहूंगा। एक तो ये कि मौजूदा सरकार नियंत्रण की बात कर रही है, निर्माण की बात नहीं कर रही। आरएसएस के एजेंडे पर चलना चाहती है, पूरे देश को कमजोर करना चाहती है, और विदेशों की गुलामी भी साथ साथ, जो आपने बताया म्यांमार के बारे में, विदेशों की तरफ से वो गुलामी जो है उसके साथ बढ़कर के और बड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ सरकार को ना चलाने का तजर्बा कहिए या मिसमैनेजमेंट कहिए, जिसमें इन्हें कुछ भी मालूम नहीं, जैसा कि आपने बताया। और ये बिल्कुल बाराती घोड़े, समझ में नहीं आता है कुछ भी इनकी, समझ में नहीं आता कि वो देश को कैसे चलाएं, क्या है। सिर्फ वो बाराती घोड़े की तरह से 90 डिग्री में देखना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। हमारे दर्शक आपको काफी दिलचस्पी से देखते हैं, इसीलिए ये तकरीबन आधा घंटे से ज्यादा हमारी आपकी बात हुई है। आमतौर पर सोशल मीडिया में कम देखा जाता है, लेकिन आपको देखने वाले लोग पूरे देश में, दुनिया में बहुत हैं। मैं समझता हूं कि ये इंफॉर्मेशन जो आपने दी है अलग अलग देशों के बारे में, जिस तरह से भारत की के अच्छे रिश्ते थे वो सारे किस तरह से बिखरते चले गए इस सरकार के दौरान, ये आपको समझने में आसानी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।